मतलब जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा भारी सा दरवाजा है। दरवाजे की एक तरफ तेज रोशनी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हवा में जश्न और आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। आसमान में एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष खिला है और लाखों लोग खुशी से झूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ देखते हैं, वहां एक खौफनाक अनाम सन्नाटा पसरा है। एकदम घुप अंधेरा। वहां करोड़ों लोग इस खौफ में जकड़े हुए हैं कि अगली सुबह वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं। देखिए, इतिहास को अक्सर हम एक सीधी और साफ सुथरी रेखा की तरह देखना पसंद करते हैं ना, जहां हर चीज या तो पूरी तरह से अच्छी होती है या बुरी। लेकिन 15 अगस्त 1947 का दिन उस साफ सुथरी तस्वीर को पूरी तरह से झुठला देता है। ये दरवाजा महज एक कल्पना नहीं है, ये उस दिन की जमीनी हकीकत थी। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है, उस दरवाजे की दोनों तरफ की दुनिया को समझना। इस चर्चा के लिए हमने जिन स्रोतों को खंगाला है, उनमें डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की बहुचर्चित किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉर्ड माउंटबैटन की निजी डायरिया और उस समय के कुछ बेहद दुर्लभ आर्काइवल दस्तावेज शामिल हैं। जी, और इन सब को मिलाकर हम उस दोहरी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में एक साथ नहीं रखा जाता। सही कहा। एक तरफ दिल्ली का वो ऐतिहासिक जश्न था और दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में करोड़ों लोगों के लिए 48 घंटे का एक ऐसा खौफनाक सस्पेंस जिसने लाखों जिंदगियां ली। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि क्या आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख हमेशा से तय थी? दिलचस्प बात तो ये है कि शुरुआत में 15 अगस्त का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड इटली ने 20 फरवरी को ब्रिटिश संसद में जो घोषणा की थी, उसके मुताबिक भारत को 30 जून 1948 तक आजाद किया जाना था। रुकिए, 30 जून 1948 मतलब आजादी लगभग 1 साल बाद मिलनी थी, तो फिर एकदम से ये तारीख 10 महीने पहले कैसे खिसक गई? हाँ, लॉर्ड माउंटबैटन को भारत भेजने का मकसद भी यही था कि वो इस 1 साल के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आराम से पूरा करें। लेकिन अंग्रेजों को कोई भारत से अचानक बहुत ज्यादा लगाव नहीं हो गया था। ये एक तरह की घबराहट थी। अच्छा, घबराहट किस बात की? देखिए, जमीनी हकीकत अंग्रेजों के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। भारत में उनके पास इतने सैनिक या संसाधन नहीं बचे थे कि वो इतने बड़े देश को संभाल सकें। मतलब वो बस किसी तरह से निकलना चाहते थे। बिल्कुल। और उसी दौरान ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबैटन को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपने 30 जून तक का इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। देश भर में जो सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं वे पूरी तरह से गृह युद्ध का रूप ले लेंगे। बाप रे, तो एक तरह से ये कोई सुनियोजित रणनीति नहीं थी, बल्कि एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। 100%। इसी चेतावनी के बाद माउंटबैटन ने आनन फानन में 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अचानक ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त को ही भारत को आजादी दे दी जाएगी। सत्ता हस्तांतरण के साथ ही ये भी साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग देश बनेंगे। लेकिन हमारे स्रोतों में यहाँ एक बहुत ही मजेदार और सांस्कृतिक रूप से दिलचस्प पेज सामने आता है। मतलब माउंटबैटन ने तो अपनी तरफ से 15 अगस्त की तारीख तय कर दी, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर की दूसरी सालगिरह थी और वो इसे अपने लिए लकी मानते थे कि हिसाब से 15 अगस्त का दिन बेहद अशुभ है। और मैं आपको बता दूं, ये बात नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई थी। एक तरफ माउंटबैटन अपनी तारीख बदलने को तैयार नहीं थे और दूसरी तरफ भारतीय नेता ज्योतिषियों की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे। तो फिर इसका क्या समाधान निकाला गया? इसका जो समाधान निकाला गया वो कूटनीति और परंपरा का एक बेहतरीन तालमेल था। हाँ, और वो समाधान था आधी रात का समय, है ना? जी बिल्कुल। ज्योतिषियों ने हिसाब लगाया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिन सूर्योदय से शुरू होता है, जबकि पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे। इसलिए ये तय हुआ कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि ठीक 11:55 पर समारोह शुरू किया जाएगा। क्या बात है! मतलब अंग्रेजों के हिसाब से 15 अगस्त हो जाएगा और भारतीय ज्योतिष के हिसाब से 15 अगस्त का अशुभ सूर्योदय होने से पहले ही आजादी का काम पूरा हो जाएगा। क्या अद्भुत कूटनीतिक चाल थी। हाँ, और इसी फैसले ने इतिहास के उस सबसे यादगार पल को जन्म दिया।
हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 14 अगस्त की रात दिल्ली में तेज हवाएं चल रही थीं और झमाझम बारिश हो रही थी। संसद भवन का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था। और वहीं सुचेता कृपलानी जी ने समारोह की शुरुआत में सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम गाया। और फिर वो आवाज गूंजी जिसने हमेशा के लिए इतिहास में अपनी जगह बना ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से मिलन भाषण। बिल्कुल, उस रात का माहौल इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, सेंट्रल हॉल में एक साथ कई शंख गूंज उठे। मतलब बाहर खड़ी हजारों की भीड़ बारिश की परवाह किए बिना महात्मा गांधी की जय और पंडित नेहरू की जय के नारे लगा रही थी। एक बहुत ही दिलचस्प वाकया ये भी है कि राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस के 51 बैलों वाले रथ का एक ऐतिहासिक जुलूस भी उस दौरान निकाला गया। सही कहा, ये महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये सदियों की गुलामी के बाद मिली एक ऐसी सामूहिक खुशी थी जिसका अंदाजा लगाना भी आज हमारे लिए मुश्किल है। और इस खुशी और उत्साह के नशे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात एक बहुत ही मजेदार भूल भी हुई थी। जब पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबैटन को भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का आधिकारिक न्योता देने पहुंचे, तो नेहरू जी ने उन्हें एक सीलबंद लिफाफा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें उन कैबिनेट मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें अगली सुबह शपथ दिलाई जाएगी। हाँ, और जब माउंटबैटन ने वो लिफाफा खोला तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि लिफाफे के अंदर कोई कागज था ही नहीं, वो बिल्कुल खाली था। इतने बड़े ऐतिहासिक पल में देश के पहले प्रधानमंत्री लिफाफे में मंत्रियों के नामों की पर्ची रखना ही भूल गए थे। अरे बाप रे, मतलब ये दिखाता है कि उस वक्त लोग किस कदर भावनाओं में बहे हुए थे। सारी औपचारिकताएं बस पीछे छूट गई थी। बिल्कुल छूट गई थी। और ये जश्न सिर्फ सेंट्रल हॉल या बड़े नेताओं तक सीमित नहीं था। अगले दिन 15 अगस्त की शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में जो हुआ वो तो और भी अकल्पनीय था। हाँ, इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो जरा कल्पना कीजिए कि आपने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपने सिर्फ 300 लोगों के लिए कुर्सी और खाने का इंतजाम किया है और अचानक बिना किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया इन्विटेशन के 5 लाख लोग आपके घर के बाहर जश्न मनाने आ जाए। जीवंत वर्णन किया है। प्रिंसेस पार्क में सिर्फ 300 वीआईपी लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन वहां 5 लाख लोगों का एक ऐसा सैलाब आ गया जिसने सारी व्यवस्थाएं ही ध्वस्त कर दी। मतलब बल्लियां, रस्सियां, वीआईपी दीर्घा सब उस भीड़ की लहर में बह गए होंगे। हाँ, लोग एक दूसरे से इतने सटकर खड़े थे कि बीच से हवा भी नहीं गुजर पा रही थी। किताब में एक बहुत ही विचलित करने वाला लेकिन उस वक्त की हकीकत को बयां करने वाला दृश्य है। उस भीड़ में हजारों महिलाएं अपनी दूध पीते बच्चों के साथ थीं। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि महिलाओं को लगा कि उनके बच्चे इस भीड़ में कुचलकर मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? इसका उन्होंने एक बहुत ही अजीब उपाय निकाला। जैसे ही भीड़ का धक्का लगता, वे औरतें अपने बच्चों को रबर की गेंद की तरह हवा में उछाल देती थीं और धक्का गुजर जाने के बाद फिर से लपक लेती थीं। हे भगवान, ये पढ़ने में जितना डरावना लगता है, उस दिन की जमीनी हकीकत सच में उतनी ही अस्त व्यस्त रही होगी। अस्त व्यस्तता का आलम तो ये था कि माउंटबैटन की 17 साल की बेटी पामेला भी उस भीड़ में बुरी तरह फंस गई थी। भीड़ इतनी थी कि उनके लिए मंच तक पहुंचना असंभव लग रहा था। तभी मंच से नेहरू जी ने उन्हें देखा और चिल्लाकर कहा कि लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखते हुए मंच तक आ जाओ, आज खुशी का दिन है, कोई बुरा नहीं मानेगा। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, पामेला ने अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडल उतारी, उसे हाथ में लिया और लिटरली इंसानों के कंधों और सिरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए मंच तक पहुंची। और खुद लॉर्ड माउंटबेटन का क्या हुआ? वो तो अपनी बग्गी से उतर ही नहीं पाए होंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने भीड़ के बीच फंसी अपनी बग्घी में खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी। उसी समय एक ऐसा नजारा दिखा जो पिछले 200 साल के ब्रिटिश राज में कभी नहीं हुआ था। वहां मौजूद लाखों भारतीयों ने पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगाए। अरे वाह! और हमारे स्रोत बताते हैं कि ठीक उसी वक्त जैसे ही भारत का तिरंगा लहराया गया, आसमान में तेज हवाएं चलने लगी और तिरंगे के ठीक पीछे एक विशाल बेहद खूबसूरत इंद्रधनुष उभर आया। मानो प्रकृति भी इस आजादी का जश्न मना रही है। दिल्ली का ये इंद्रधनुष, ये शंखों की गूंज और ये जश्न वाकई बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक ऐसी खामोशी थी जो शोर में पूरी तरह दब गई थी। जिस वक्त पूरा देश एक महानायक को ढूंढ रहा था,
वो इंसान इस पूरे जश्न से कोसों दूर था। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रही हैं ना? जी। दिल्ली में इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन हो रहा था, लाल किले से लेकर संसद भवन तक रोशनी थी, लेकिन गांधी जी न संसद में थे, न लाल किले पर, न ही इंडिया गेट पर। वे 14 अगस्त की रात जब नेहरू जी वो ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तब तक सो चुके थे। वो रात के 9 बजे ही विश्राम करने चले गए थे। तो फिर वो थे कहाँ? अगर वो दिल्ली में नहीं थे तो आजादी के उस दिन वो कर क्या रहे थे? वो दिल्ली से मीलों दूर बंगाल के कलकत्ता, जिसे अब हम कलकत्ता कहते हैं, उसके बेलिया घाट इलाके में थे। वहाँ हैदरी मंजिल नाम की एक लगभग खंडहर हो चुकी हवेली थी जहाँ वो रुके हुए थे। 15 अगस्त की सुबह वे 2 बजे ही उठ गए। पूरे दिन उन्होंने अन्न का एक निवाला तक नहीं खाया। उन्होंने उपवास रखा, चरखा चलाया और प्रार्थना सभाएं की। क्या ये बात हैरान नहीं करती? मतलब क्या ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास नहीं है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस एक दिन के लिए लड़ा, जिसने कई बार जेल काटी, लाठियां खाई, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, वही व्यक्ति अपनी जीत के जश्न में सबसे ज्यादा उदास और अकेला था। क्या गांधी जी को उस खौफनाक भविष्य का अंदाजा दिल्ली के नेताओं से कहीं ज्यादा था? देखिए, ये महज अंदाजा नहीं था, ये उनकी आंखों देखी हकीकत थी। गांधी जी की यह अनुपस्थिति कोई सामान्य बात नहीं थी। ये एक गहरा शोक था, एक मौन विरोध था। वे जमीन पर थे और देख रहे थे कि जिस आजादी का सपना उन्होंने देखा था, उसकी कीमत देश के बंटवारे, सांप्रदायिक नफरत और खून खराबे के रूप में चुकाई जा रही है। उनका वो समझ रहे थे कि क्या होने वाला। हाँ, वो जानते थे कि राजनीतिक मंच पर जो रोशनी है, उसके ठीक नीचे एक भयानक अंधेरा फैल रहा है। और उनका कलकत्ता में होना कोई इत्तेफाक नहीं था। वे वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगों की आग बुझाने और शांति स्थापित करने गए थे। और यहीं से हम अपनी चर्चा के उस दूसरे हिस्से, उस अंधेरे दरवाजे की तरफ कदम रखते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। क्योंकि जब दिल्ली 15 अगस्त को इंद्रधनुष देख रही थी, तब बंगाल और पंजाब के करीब 3.5 करोड़ लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं। क्या वो भारत में हैं या पाकिस्तान में? यहाँ से ये विषय वाकई बेहद दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, ये विश्व इतिहास की एक ऐसी डरावनी और अजीबोगरीब घटना थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। 2 संप्रभु सरकारें बन गईं, लेकिन जमीन पर उनकी सीमाओं का कोई वजूद ही नहीं था। मतलब कोई बॉर्डर लाइन खींची नहीं गई थी। और खूनी सस्पेंस चला। किसी को नहीं पता था कि उनका घर, उनका खेत, उनकी गली किस मुल्क में है। इसे अगर आज के ज़माने के हिसाब से समझें तो मान लीजिए आप रात को अपने घर में आराम से सोते हैं, सुबह उठकर आप गूगल मैप्स खोलते हैं और अचानक पता चलता है कि जीपीएस की लाइन रातों रात शिफ्ट हो गई है। अब आपका बेडरूम एक देश में है और आपकी रसोई एक दुश्मन देश में। और सबसे भयानक बात ये कि ये सब किसी ऐसे अनजान व्यक्ति की पेंसिल की एक लकीर ने तय किया है जिसे आपके इलाके की कोई समझ ही नहीं है। और उस अनजान व्यक्ति का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, लंदन के एक बैरिस्टर जिन्हें आजादी से ठीक 36 दिन पहले 8 जुलाई को दिल्ली बुलाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रैडक्लिफ ने इससे पहले अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। जिसे यहाँ की नदियों, नहरों, गांवों के ताने बाने या धार्मिक भावनाओं की शून्य समझ है, उसे 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का भविष्य महज 1 महीने में तय करने को कह दिया गया। ये तो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। ये काम कैसे किया गया? काम करने का तरीका ही इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बना। रैडक्लिफ को दिल्ली के एक सरकारी बंगले के बंद कमरे में बैठा दिया गया। बाहर 40 डिग्री की भीषण गर्मी थी और अंदर उन्हें 1941 की पुरानी जनगणना की फाइलें और कुछ बहुत ही छोटे पैमाने वाले नक्शे थमा दिए गए। 1941? लेकिन बंटवारा तो 47 में हो रहा था। हाँ, इसका मतलब था कि पिछले 6 सालों में आबादी का जो विस्थापन हुआ था, उसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। मतलब वो जमीन पर गए नहीं, उन्होंने कभी किसी गांव को खुद जाकर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कागजों पर पेंसिल से लकीरें खींची और नक्शे का पैमाना इतना छोटा था कि पेंसिल की नोक की मोटाई जमीन पर 1 मील के बराबर हो जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि लकीरें गांव के बीचों बीच से गुजर गईं। अरे बाप रे। एक किसान का घर भारत में रह गया और उसका खेत पाकिस्तान में। यहाँ तक कि एक मामले में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भारत के हिस्से में आया और स्टेशन मास्टर का दफ्तर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं थी, ये एक भयानक मानवीय आपदा थी। हमारे स्रोतों में बंगाल के खुलना जिले का जो किस्सा है, वो इस अज्ञानता के भयानक असर को दिखाता है।
खुलना में 50% से ज्यादा हिंदू आबादी थी। 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह वहां के लोगों ने पूरी तरह से ये मान लिया कि हिंदू बहुल होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से भारत का हिस्सा हैं। और उन्होंने उस खुशी में पूरे शहर में सरकारी इमारतों पर शान से तिरंगा फहरा दिया, मिठाइयां बांटी गईं, जश्न मनाया गया कि चलो हम सुरक्षित हैं, हम भारत में हैं। लेकिन 17 अगस्त की दोपहर जब बाउंड्री कमीशन का आधिकारिक ऐलान हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुलना को भारत में नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसमें डाल दिया गया था। जरा सोचिए उस मानसिक आघात के बारे में। बिल्कुल, वो बहुत भयानक रहा होगा। 18 अगस्त की सुबह जिन हाथों ने महज 3 दिन पहले बहुत गर्व और खुशी से तिरंगा फहराया था, उन्हीं कांपते हाथों से उन्हें वो झंडा उतारना पड़ा। वहां रातों रात पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। जो लोग कल तक आजादी का जश्न मना रहे थे, वो एक झटके में अपने ही घर में अजनबी और शरणार्थी बन गए। और ठीक इसके उलट एक भारी ड्रामा बंगाल के ही मुर्शिदाबाद और मालदा में चल रहा था। वहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी, तो स्वाभाविक रूप से 15 अगस्त को मुर्शिदाबाद के नवाब ने अपने महल पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। स्थानीय पुलिस ने अपनी वर्दियों के बिल्ले बदल लिए। सबको लगा वो पाकिस्तान में है। लेकिन वहां भी कहानी पलटी और इसके पीछे का कारण कोई आबादी नहीं बल्कि एक नदी थी। सही कहा। इसके पीछे की जो कूटनीति थी वो पूरी तरह से कलकत्ता बंदरगाह को बचाने की थी। अंग्रेजों को और भारतीय नेताओं को कलकत्ता बंदरगाह को चालू रखने के लिए हुगली नदी में ताज़ा पानी चाहिए था, और वो पानी मुर्शिदाबाद के पास फरक्का इलाके से होते हुए आता था। अच्छा, तो अगर मुर्शिदाबाद पाकिस्तान में चला जाता तो भारत के सबसे अहम बंदरगाह का पानी सूख जाता। बिल्कुल, इसलिए कलकत्ता की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 17 अगस्त को पूरे मुर्शिदाबाद को मुस्लिम बहुल होने के बावजूद पाकिस्तान से निकालकर भारत को दे दिया गया। रातों रात वहां से पाकिस्तानी झंडे उतारे गए और तिरंगा फहराया गया। बंगाल में फिर भी ये ड्रामा झंडों के बदलने और राजनीतिक उथल-पुथल तक सीमित था। लेकिन अगर हम पश्चिम की तरफ, पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ देखें, तो वहां इस 48 घंटे के सस्पेंस ने सीधे खून की नदियां बहा दी। लाहौर जैसी जगह, जिसे पूरब का पेरिस कहा जाता था, वहां 80% संपत्ति, बड़े बैंक और कारखाने हिंदू और सिख कारोबारियों के पास थी। हाँ, लाहौर के हिंदू और सिखों को पूरा यकीन था कि चूंकि उन्होंने शहर को आर्थिक रूप से खड़ा किया है, इसलिए लाहौर हर हाल में भारत में ही रहेगा। इसलिए वो 15 अगस्त तक शांति से अपने घरों में बैठे रहे, ये सोचकर कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे इलाकों में पेच कुछ और ही था। मुस्लिम लीग को पूरा भरोसा था कि सतलुज नदी के किनारे बसे ये इलाके पाकिस्तान में जाएंगे। उन्होंने 14 अगस्त को ही फिरोजपुर के हेडवर्क्स पर पाकिस्तानी झंडा गाड़ दिया था और स्थानीय पुलिस ने नई वर्दियां भी सिलवा ली थीं। लेकिन गुरदासपुर सिर्फ एक जिला नहीं था। क्या आप श्रोताओं को बताएंगी कि गुरदासपुर का रणनीतिक महत्व क्या था? देखिए, गुरदासपुर का महत्व आबादी से कहीं ज्यादा था। अगर हम नक्शे को ध्यान से देखें तो भारत के पास कश्मीर तक पहुंचने का इकलौता व्यवहारिक जमीनी रास्ता गुरदासपुर से होकर ही गुजरता था। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को मिल जाता तो कश्मीर का भारत के साथ जुड़ना भौगोलिक रूप से लगभग असंभव हो जाता और शायद कश्मीर का पूरा इतिहास ही बदल जाता। और यही वजह थी कि 15 से 17 अगस्त तक इन इलाकों में किसी को कुछ नहीं पता था। लोग पागलों की तरह रेडियो से चिपके बैठे थे। चूंकि आधिकारिक जानकारी नहीं थी, इसलिए अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हाँ, और अफवाहों ने वो काम किया जो शायद गोलियां भी नहीं कर सकती थी। किसी ने कह दिया कि लाहौर भारत को मिल गया है, तो दंगे शुरू हो गए। किसी ने कहा गुरदासपुर पाकिस्तान में चला गया है, तो रातों रात पलायन शुरू हो गया। इन अफवाहों ने वो आग लगाई जो दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम बन गई। इस पूरी तबाही को देखते हुए हर किसी के दिमाग में एक बहुत ही लाजमी और कड़वा सवाल उठता है। जब आजादी की तारीख पहले से तय थी, बाउंड्री कमीशन का गठन हो चुका था, तो ये सीमा रेखा 15 अगस्त से पहले सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? वो नक्शा कहाँ था? यही इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला हिस्सा है। हमारे दस्तावेज बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि रैडक्लिफ ने अपना काम पूरा कर लिया था। उनकी रिपोर्ट 12 अगस्त को ही तैयार हो गई थी और 13 अगस्त को वो बाकायदा लॉर्ड माउंटबैटन की मेज पर रखी थी। मतलब नक्शा पूरी तरह तैयार था। जी हाँ, नक्शा पूरी तरह तैयार था। लेकिन माउंटबैटन ने उस रिपोर्ट को अपनी मेज की दराज में रखा और उस पर ताला लगा दिया। उन्होंने 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, तब भी उस लिफाफे को जानबूझकर नहीं खोला। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला था।
लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते थे? मतलब क्या इसका कोई कानूनी आधार था? तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या अपनी प्रशासनिक छवि बचाने और अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए 10 लाख बेगुनाह लोगों को मौत के कुएं में धकेल देना महज एक कूटनीतिक मजबूरी कही जा सकती है? आखिर इसके पीछे माउंटबैटन के दिमाग में चल क्या रहा था? यह एक ऐसा सच है जो जश्न के शोर में अक्सर दब जाता है। देखिए, इसके पीछे बहुत ही शातिर और स्वार्थी कूटनीतिक लॉजिक काम कर रहा था। 15 अगस्त की आधी रात तक पूरे भारत की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तकनीकी रूप से ब्रिटिश हुकूमत की थी। माउंटबैटन को खुफिया रिपोर्टों से पता चल चुका था कि नक्शा जैसे ही सामने आएगा, भयंकर दंगे होंगे, क्योंकि दोनों पक्ष असंतुष्ट होंगे। तो वो जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। बिल्कुल, अगर वो 13 या 14 अगस्त को उस नक्शे का ऐलान कर देते तो 15 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में पहले पन्ने पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कत्लेआम की खबरें छपती। उन्हें अपनी छवि की चिंता तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था ब्रिटिश सैनिकों की सुरक्षा। अच्छा, वो अपने सैनिकों को मरने नहीं देना चाहते थे। हाँ, अगर 15 अगस्त से पहले दंगे भड़कते तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना पर आती। ऐसे में अंग्रेज सैनिकों की जान जा सकती थी। दुनिया भर में ये संदेश जाता कि अंग्रेज जाते जाते भारत को खून के सागर में डुबो गए और अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। बहुत ही चालाकी भरा कदम था। इसलिए उन्होंने कूटनीतिक चालाकी दिखाई। उन्होंने इंतजार किया। 15 अगस्त को सत्ता का हस्तांतरण हो गया। अब कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की नई सरकारों पर आ गई थी, जिनके पास प्रशासन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। और फिर जब 15 अगस्त का जश्न खत्म हो गया, तब जाके 17 अगस्त की दोपहर ठीक 3:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट का ऐलान किया गया। उस एक रेडियो अनाउंसमेंट ने 1,40,00,000 लोगों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, लाहौर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को मिल गया, जबकि गुरदासपुर और फिरोजपुर भारत के हिस्से में आए। जैसे ही ये खबर फैली, जो अफरा तफरी मची, उसकी कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। जो लोग दफ्तर में काम के बीच चाय पी रहे थे या खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें अचानक रेडियो से पता चला कि अब वे एक दुश्मन मुल्क में फंसे हुए हैं। नंगे पांव भारत की तरफ भागना पड़ा। गुरदासपुर और फिरोजपुर के मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ दौड़ना पड़ा। रेलगाड़ियों की छतों पर लदे लोग, बैलगाड़ियों और पैदल चलते 10-10 किलोमीटर लंबे शरणार्थियों के काफिले और पीछे छूटे गए लाशों के ढेर। ये मंजर इतना विभत्स था कि खुद सर सिरिल रेडक्लिफ इस तबाही को देखकर दहल गए। उन्हें अपनी उस पेंसिल की लकीर की भयानक कीमत समझ में आ गई थी। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इस काम के लिए 4,000 रुपए की फीस देनी चाहिए, तो उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने पैसे नहीं लिए? जी नहीं, उन्होंने अपने सारे कागजात जला दिए, वापस इंग्लैंड चले गए और फिर अपनी पूरी जिंदगी में कभी लौटकर भारत या पाकिस्तान नहीं आए। तो हमने अपनी इस चर्चा की शुरुआत एक दरवाजे के रूपक से की थी। 15 अगस्त 1947 का दिन बिल्कुल वैसा ही दरवाजा है। एक तरफ दिल्ली का वो खूबसूरत इंद्रधनुष है, संसद भवन में गूंजते शंख हैं और प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों की अपार खुशी और आज़ादी की नई सुबह का जश्न है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंद कमरे में बिना सोचे समझे खींची गई वो अदृश्य लकीर है, जिसने सदियों पुरानी साझी संस्कृति को रातों रात लहूलुहान कर दिया। ये दोनों ही 15 अगस्त की अटूट सच्चाइयां हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही उस दिन की हकीकत है। एक सच्चाई हमें गर्व से भर देती है और दूसरी हमें इस बात की याद दिलाती है कि जब बंद कमरों में जमीनी हकीकत से दूर राजनीतिक फायदे या प्रशासनिक सुविधानुसार फैसले लिए जाते हैं, तो उसकी सबसे भयानक कीमत हमेशा आम नागरिकों को ही चुकानी पड़ती है। सही कहा आपने। हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते हम एक ऐसा विचारणीय सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर शायद अक्सर गौर नहीं किया जाता। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर नक्शा पहले बता दिया जाता तो आज़ादी का जश्न खराब हो जाता। लेकिन जरा सोचिए, अगर रेडक्लिफ लाइन की घोषणा आज़ादी से ठीक 1 महीने पहले जुलाई में ही कर दी गई होती, तो क्या दोनों सरकारों के पास लोगों को सुरक्षित उनके नए घरों तक पहुंचाने का वक्त होता? क्या एक व्यवस्थित विस्थापन से उन 10 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती थी, या फिर वो कत्लेआम महज 30 दिन पहले शुरू हो जाता? ये गहरा सवाल है। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। इतिहास के इन पन्नों में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।